खलील गिब्रान का जन्म 6 जनवरी 1883 को लेबनान के एक छोटे गांव बशारी में हुआ। बशारी एक पिक्चरेस्क जगह थी जहां के पहाड़ और घने जंगल गिब्रान के काम में बार बार दिखाई देते हैं। गिब्रान एक मैरोनाइट क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए। मैरोनाइट कम्युनिटी एक अलग आइडेंटिटी रखती थी जो लेबनीज कल्चर और क्रिश्चियनिटी का एक यूनिक ब्लेंड थी। गिब्रान के पिता खलील गिब्रान सीनियर एक टैक्स कलेक्टर थे, लेकिन उनका जीवन डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर था। उनकी मां कमिला रहमे एक स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअल महिला थी। उनकी मां का गिब्रान के जीवन पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि हार्डशिप्स के बीच भी स्पिरिचुअलिटी और क्रिएटिविटी कैसे जिंदा रह सकती है। उनका बचपन फाइनेंशियल और सोशल डिफिकल्टी से भरा था। उनकी फैमिली एक लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में थी। पिता के रिस्पॉन्सिबल नेचर की वजह से घर के हालात और ख़राब होते गए, लेकिन कमिला ने अपनी हिम्मत और समझदारी से घर चलाया। ये डिफ़िकल्ट परिस्थितियां गिब्रान के अंदर एक सेंसिटिविटी और रेजिलियंस लेके आई जो उनके काम में दिखाई देता है। गिब्रान का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब लेबनान ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। ऑटोमन एम्पायर के रूल के टाइम लोकल कम्युनिटीज पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर था। मैरोनाइट क्रिश्चियंस भी अलग नहीं थे। उन पर रिलीजियस और कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन होता था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ लेबनान एक ऐसे समाज में था जो कांस्टेंट स्ट्रगल और सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था। बशारी, जो कि एक ट्रेडिशनल मैरोनाइट रीजन था, अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स, म्यूजिक और ओरल स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता था। यह सब गिब्रान की इमेजिनेशन को इंस्पायर करते थे। वहाँ के नेचर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का उनके काम पर आगे चलकर इन्फ्लुएंस दिखाई दिया। मैरोनेट कम्युनिटी का अपना धार्मिक वैल्यूज और कल्चर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। गिब्रान ने चाइल्डहुड से ही इस कम्युनिटी के वैल्यूज को एब्जॉर्ब किया, लेकिन वो इस रिजिड फ्रेमवर्क के परे देखने लगे। उनका काम एक ऐसे इंडिविजुअल का था जो ट्रेडिशन से जुड़ा था, लेकिन उनकी लिमिटेशंस को भी समझता था। लेबनान के कल्चरल और पॉलिटिकल हालात ने गिब्रान के अंदर एक डुअल पर्सपेक्टिव डेवलप किया। एक तरफ उन्होंने अपने रूट्स को अप्रिशिएट किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म को एडॉप्ट किया। ये उनके काम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना। गिब्रान के बचपन के दिन फाइनेंशियल और इमोशनल डिफिकल्टीज के बीच गुजरे। गिब्रान के पिता फाइनेंशियल डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते थे। उन्होंने कई बार टैक्स कलेक्शन में करप्शन किया, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को ह्यूमिलिएशन और हार्डशिप का सामना करना पड़ा। जब गिब्रान सिर्फ 8 साल के थे तो उनके पिता को अरेस्ट कर लिया गया और उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर दिया गया। इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद उनकी मां ने एक बड़ा फैसला लिया। कमिला ने अपने 4 बच्चों के साथ अमेरिका माइग्रेट करने का सोचा। 1895 में उनकी फैमिली बॉस्टन के साउथ एंड में सेटल हुई। ये एरिया लेबनीज इमिग्रेंट्स के लिए एक हब था जहां कल्चरल और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था। लेकिन माइग्रेशन के बाद भी उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। कमिला एक पेडलर के रूप में काम करने लगी और फैमिली के लिए बेसिक नेसेसिटीज का जुगाड़ करती रही। बॉस्टन में उनकी लाइफ में एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई, लेकिन उन्होंने लैंग्वेज बैरियर, पॉवर्टी और कल्चरल एलिनेशन का सामना किया। गिब्रान के लिए एक ट्रांजिशन का वक्त था। ओल्ड वर्ल्ड की वैल्यूज और न्यू वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटीज के बीच का ये समय उनके पर्सनैलिटी और काम का एक ज़रूरी फाउंडेशन बना।
अमेरिका आने के बाद गिब्रान के अंदर आर्ट और लिटरेचर के प्रति एक नेचुरल इंक्लिनेशन डेवलप होने लगा। उन्होंने अपनी माँ और कम्युनिटी के सपोर्ट के जरिए अपने क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। बॉस्टन के साउथ एंड में उन्होंने एक फ्री आर्ट स्कूल ज्वाइन किया। वहाँ उनके टीचर्स ने उनके आर्टिस्टिक टैलेंट को पहचाना। स्कूल के साथ साथ गिब्रान का एक्सपोजर बॉस्टन पब्लिक लाइब्रेरी के जरिए लिटरेचर के क्लासिक्स तक हुआ। यहाँ उन्होंने शेक्सपियर, ब्लेक और बिब्लिकल लिटरेचर को पढ़ा। ये उनकी फिलोसॉफिकल सोच का बेस बना। उनके ड्राइंग्स और राइटिंग्स में पहले से ही एक मिस्टिकल और पोएटिक टच दिखाई देने लगा। गिब्रान के अंदर का आर्टिस्ट और थिंकर एक साथ इवॉल्व हो रहे थे। उनकी सोच का पहला एक्सप्रेशन उनकी ड्राइंग्स और स्केचेस में हुआ। ये अर्ली एक्सपीरियंसेस उनके लेटर वर्क्स का प्रीकर्सर बने। बॉस्टन की मल्टीकल्चरल सोसाइटी और डाइवर्स एक्सपोजर ने उनके पर्सपेक्टिव्स को और बड़ा किया। जब गिब्रान का आर्टिस्टिक टैलेंट प्रोमिनेंट होने लगा तो उन्होंने अपने होमलैंड लेबनान वापस भेजने का फैसला लिया गया। वहाँ उन्होंने मदरसत अल हिकमा, एक प्रेस्टिजियस मेरोनिट स्कूल में एडमिशन लिया। यहाँ उन्होंने अरबिक लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चरल हेरिटेज के बारे में डीपली स्टडी किया। गिब्रान के राइटिंग्स में जो ईस्टर्न फिलॉसफी और पोएटिक डेप्थ दिखाई देती है, उसका एक बड़ा हिस्सा यहीं डेवलप हुआ। मदरसत अल हिकमा में उन्होंने अरबिक के क्लासिक्स, कुरानिक टेक्स्ट और पोएट्री को पढ़ा। ये सब उनके अंदर एक डीप कनेक्शन क्रिएट करते गए अपने कल्चर के साथ। इस वक्त उन्होंने अपने पहले शॉर्ट स्टोरीज और एसेज लिखने शुरू किए। ये काम उनकी एक अलग पहचान बनाने की शुरुआत है। जब गिब्रान वापस बॉस्टन आए तो उनकी एजुकेशन और एक्सपोजर ने उनके वर्क को और रिफाइंड बना दिया। इस दौरान फ्रेड हॉलैंड डे, एक एवेंट ग्रेड फोटोग्राफर और आर्ट एंथुसियास्ट, गिब्रान के मेंटर बन गए। डे ने उन्हें मॉडर्न आर्ट और यूरोपियन लिटरेरी ट्रेडिशंस के साथ इंट्रोड्यूस किया। ये मेंटरशिप उनकी आर्टिस्टिक और लिटरेरी जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बना। 1904 में गिब्रान की पहली सोलो आर्ट एग्जीबिशन बॉस्टन में हुई। ये एग्जीबिशन उनकी आर्टिस्टिक मैच्योरिटी और अपने काम को दिखाने की एक कोशिश थी। एग्जीबिशन में उन्होंने सिंबॉलिक और मिस्टिकल थीम्स पर बेस्ड पेंटिंग्स शोकेस की। उनके काम में स्पिरिचुअल और इमोशनल अंडरटोन्स ज़्यादा थी। इसी पीरियड में उनकी राइटिंग पब्लिक डोमेन में आने शुरू हुई। उन्होंने अरबिक जर्नल्स और न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल्स और स्टोरीज पब्लिश करना शुरू किया। इनका फोकस लेबनीज डायस्पोरा के सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पर था। उनकी पहली अरेबिक पब्लिकेशन नेम्स ऑफ द वैली उनका एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी माइलस्टोन था। गिब्रान का आर्टिस्टिक और लिटरेरी सफ़र एक साथ चल रहे थे। उन्होंने अपने काम में ईस्टर्न और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस को मर्ज किया। ये उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। उनकी अर्ली आर्टिस्टिक और लिटरेरी वेंचर्स उनके लेटर सक्सेस का बेस बन गए। खलील गिब्रान की सबसे मशहूर किताब द प्रॉफिट है। ये पहली बार 1923 में पब्लिश हुई। ये किताब छोटी छोटी एसेज का संग्रह है जिसमें हर एसे एक अलग टॉपिक को एड्रेस करता है। इस किताब को दुनिया भर में स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल मास्टरपीस माना जाता है। द प्रॉफिट का सेंट्रल कैरेक्टर अल मुस्तफ़ा है। अल मुस्तफ़ा एक प्रॉफिट है जो अपने घर वापस जाने से पहले एक शहर के लोगों के सवालों का जवाब देता है। ये किताब एक तरह से इंसानी जीवन के मुख्य पहलुओं का एक संग्रह है। हर ऐसे लव, फ्रीडम, वर्क और सौरो जैसे टॉपिक्स को एड्रेस करता है। ये किताब सिर्फ एक रिलीजियस या फिलोसॉफिकल टेक्स्ट नहीं है, ये एक पर्सनल और स्पिरिचुअल गाइड है। इसमें लिखी गई बातें टाइमलेस और यूनिवर्सल हैं।
ये किताब किसी भी धर्म, समाज या कल्चर के लिए रेलेवेंट है। इसका इम्पैक्ट आज तक दिखाई देता है। द प्रॉफिट का इम्पोर्टेंस सिर्फ इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये एक पोएटिक एक्सप्रेशन है जो हर रीडर के दिल तक पहुंचता है। ये किताब रीडर्स को इंट्रोस्पेक्ट करने और अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करती है। इसका रिलेवेंस हर समय और हर एज ग्रुप के लोगों के लिए है। लव इज सेंट्रल टू द प्रॉफिट। गिब्रान कहते हैं कि लव सिर्फ खुशी नहीं लाता, बल्कि दुख और सेक्रीफाइस का भी एक हिस्सा है। लव एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है जो इंसान को अपने अंदर से बदलने का मौका देता है। अल मुस्तफ़ा कहते हैं कि लव गिव्स नॉट बट इट सेल्फ एंड टेक्स नॉट बट फ्रॉम इट सेल्फ। फ्रीडम का मतलब सिर्फ फिजिकल इंडिपेंडेंस नहीं है। गिब्रान कहते हैं कि असली फ्रीडम तब मिलती है जब इंसान अपने अंदर की लिमिटेशंस को समझता है और उन्हें तोड़ता है। ये थीम रीडर्स को समझने का एक मौका देती है कि फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। वर्क के बारे में गिब्रान कहते हैं कि काम सिर्फ रोजी रोटी कमाने का माध्यम नहीं है, काम एक प्रेयर है। जब इंसान अपने काम को पूजा की तरह देखता है तभी उसका काम मीनिंगफुल होता है। गिब्रान का ये आइडिया स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दोनों लेवल पर कनेक्ट करता है। गिब्रान लिखते हैं कि खुशी और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इंसान के अंदर जितनी गहराई दुख की संवेदना होती है, उतनी ही गहरी उसकी खुशी की शक्ति भी। ये थीम रीडर्स को लाइफ के डुअलिटीज एक्सेप्ट करने की प्रेरणा देती है। गिब्रान का राइटिंग स्टाइल उनका एक यूनिक पहचान है। उनका प्रोज पोएटिक है जिसमें सिंप्लिसिटी और डेप्थ का एक परफेक्ट बैलेंस है। वो कठिन शब्दों का यूज नहीं करते, हर सेंटेंस एक पोएटिक रिदम कैरी करता है जो रीडर्स को डीपली कनेक्ट करने में मदद करता है। द प्रॉफिट का स्टाइल मेटाफर और सिंबॉलिज्म से भरा हुआ है। हर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए गिब्रान नेचर और डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स का यूज करते हैं। जैसे लव को उन्होंने एक बाउंडलेस सी के रूप में डिस्क्राइब किया है, वर्क को ब्रेड ऑफ द सोल कहा है। द प्रॉफिट को पब्लिश होने के बाद एक इंस्टेंट सक्सेस मिली। ये किताब मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई और दुनिया भर में वाइडली रेड हुई। ये किताब हर तरह के रीडर्स के लिए अपीलिंग थी। स्टूडेंट्स हों, स्पिरिचुअल सीकर्स या लिटरेरी इंथुजियास्ट, सब इससे कनेक्ट कर पाए। खलील गिब्रान की किताब द मैड मैन उनकी पहली इंग्लिश पब्लिकेशन थी जो 1918 में आई। ये एक कलेक्शन है शॉर्ट फिलोसॉफिकल पैरेबल्स का। इन पैरेबल्स के जरिए गिब्रान ने इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम ऑफ थॉट पर अपने आइडियाज व्यक्त किए हैं। किताब का टाइटल कैरेक्टर एक मैडमैन है जो अपने मास्क उतार कर अपनी असली आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है। ये मास्क सिंबॉलिक हैं, सोसाइटी के इम्पोज्ड रोल्स और नॉर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैडमैन अपने मास्क उतारता है उसे एक नई फ्रीडम और सेल्फ रियलाइजेशन का एहसास होता है। गिब्रान कहते हैं कि असली फ्रीडम तभी मिलती है जब हम अपने अंदर की सच्चाई को समझते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। खलील गिब्रान की किताब जीसस द सन ऑफ मैन 1928 में पब्लिश हुई। ये एक यूनिक रीटेलिंग है क्राइस्ट के जीवन की। इस किताब में जीसस को एक ह्यूमन और डिवाइन पर्सनैलिटी के रूप में दिखाया गया है। गिब्रान ने जीसस के जीवन को उन लोगों की नज़र से देखा है जो उनसे जुड़े थे। इसमें 77 फिक्शनल मोनोलॉग्स हैं जो अलग अलग कैरेक्टर्स के व्यू पॉइंट्स को प्रेजेंट करते हैं। किताब में जीसस को एक स्पिरिचुअल गाइड के रूप में देखा गया है जो लव, कंपैशन और सेक्रीफाइस का प्रतीक है। ये पोर्ट्रेयल ट्रेडिशनल रिलीजियस नैरेटिव से अलग है। गिब्रान ने जीसस को एक ह्यूमन फिगर बनाया है जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स को एम्बॉडी करते हैं। इस किताब का एक यूनिक पहलू है उसका मल्टी पर्सपेक्टिव अप्रोच।
हर कैरेक्टर अपने एक्सपीरियंस के जरिए जीसस की पर्सनैलिटी का एक अलग एस्पेक्ट दिखाता है। गिब्रान ने जीसस की टीचिंग्स को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट बनाने की कोशिश की। उनका जीसस किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए एक बीकन है। ये किताब स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमैनिटी के बीच का एक ब्रिज है। ब्रोकन विंग्स खलील गिब्रान की एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेला है जो पहली बार 1912 में अरबिक में पब्लिश हुई। ये एक ट्रेजिक लव स्टोरी है जो बेरूट में गिब्रान के यूथ के एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड है। ये कहानी अनरिक्विटेड लव और सोशल कन्वेंशंस का एक क्रिटिक है। स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर नरेटर खुद है, जो एक यंग मैन है। वो सलमा केरामी से मिलता है, जो एक ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट वुमेन है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्यार सोशल और कल्चरल रेस्ट्रिक्शंस के कारण सफल नहीं हो पाता। सलमा के जबरदस्ती एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन के बेटे से विवाह हो जाता है। ये कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी और अरेंज्ड मैरिज के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। गिब्रान ने इसमें वुमेन्स फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी का मुद्दा उठाया है। खलील गिब्रान की किताब सैंड एंड फोम एक कलेक्शन है फॉर्मिज्म्स और पोएटिक रिफ्लेक्शन का। ये 1926 में पब्लिश हुई। ये किताब शॉर्ट फ्रेगमेंट्स और प्रोवर्ब्स के जरिए गिब्रान के डीप फिलोसॉफिकल विचारों को दिखाती है। ये किताब रीडर्स को लाइफ के मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर इंट्रोस्पेक्शन करने का एक मौका देती है। गिब्रान ने इसमें लव, रिलेशनशिप्स, फ्रीडम और स्पिरिचुअलिटी जैसे थीम्स को टच किया है। हर अफोरिज्म्स अपने आप में एक कंप्लीट थॉट है जो सिंप्लिसिटी के बावजूद काफी बड़ा है। इस किताब का एक थॉट प्रोवोकिंग एग्जाम्पल है, हाफ ऑफ व्हाट आई से इज मीनिंगलेस बट आई से इट सो दैट द अदर हाफ में रीच यू। खलील गिब्रान के काम में एक कॉन्सिस्टेंट थीम है यूनिटी ऑफ रिलीजन्स की। वो कहते हैं कि सभी धर्मों का एसेंस एक ही है, लव और कंपैशन। गिब्रान ने अपने राइटिंग्स में रिलीजियस डोगमास को रिजेक्ट किया और स्पिरिचुअलिटी को एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बनाया। गिब्रान ने अपने काम में नेचर को एक स्पिरिचुअल गाइड के रूप में प्रेजेंट किया। उन्होंने नेचर के एलिमेंट्स, पहाड़, नदी और पेड़ को ह्यूमन इमोशंस और स्पिरिचुअल ट्रुथ से जोड़ा। उनका बिलीफ था कि नेचर के जरिए इंसान डिवाइन को समझ सकता है। नेचर के सिंबल्स उनके काम में हर जगह दिखाई देते हैं। ये रीडर्स को एक डीपर कनेक्शंस और मीनिंग ढूंढने में मदद करते हैं। खलील गिब्रान के काम का एक मेजर एस्पेक्ट ह्यूमनिज्म है। ह्यूमनिज्म का मतलब है इंसान के पोटेंशियल और वैल्यूज को सेलिब्रेट करना। गिब्रान का बिलीफ था कि इंसान के अंदर एक डिवाइन स्पार्क होता है। उन्होंने अपने काम के जरिए ये दिखाया कि हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी, लव और अंडरस्टैंडिंग का सोर्स है। गिब्रान ने ह्यूमन स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ रिचुअल्स और ट्रेडिशंस तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को इंसानी जीवन के हर पहलू से जोड़ा। गिब्रान कहते हैं कि एक इंसान तभी अपने आप को समझ सकता है जब वो दुनिया के साथ अपना एक कनेक्शन बनाता है। उनका मैसेज ये था कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ धार्मिक प्रैक्टिसेस नहीं है, ये एक सेल्फ अवेयरनेस और कम्युनिटी के साथ एकता का प्रोसेस है। खलील गिब्रान ने रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच एक ब्रिज बनाया। उन्होंने रिलीजन को रिजिड डॉगमास के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इसे एक स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस के रूप में समझा। गिब्रान का बिलीफ था कि धर्मों का असली एसेंस एक ही है, लव, कंपैशन और यूनिटी। गिब्रान का काम ईस्ट और वेस्ट के फिलॉसफीज का एक परफेक्ट ब्लेंड है। लेबनान की मैरोनाइट क्रिश्चियन बैकग्राउंड और अमेरिका के मल्टीकल्चरल एक्सपोजर ने उनके पर्सपेक्टिव्स को शेप किया।
उन्होंने ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी के मिस्टिसिज्म और वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म को अपने काम में इंटीग्रेट किया। गिब्रान के काम में गॉड का कॉन्सेप्ट रिजिड नहीं है। उन्होंने गॉड को एक यूनिवर्सल फोर्स के रूप में देखा जो हर इंसान के अंदर है। ये कॉन्सेप्ट मिस्टिक ट्रेडिशन से इंस्पायर है, जिसमें गॉड को एक्सटर्नल अथॉरिटी के बजाय एक इनर गाइड के रूप में समझा गया है। गिब्रान ने रिलेशनशिप्स के अलग पहलुओं को डीपली एक्सप्लोर किया। उन्होंने मैरिज, फ्रेंडशिप और ह्यूमन कनेक्शंस के डीपर मीनिंग्स को समझाया। द प्रॉफिट में मैरिज के बारे में उनका मैसेज है कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप तभी होता है जब दो लोग अपनी इंडिविजुअलिटी को सम्मान करते हैं। उन्होंने लिखा, लेट देयर बी स्पेसेस इन योर टुगेदरनेस। फ्रेंडशिप के बारे में गिब्रान का बिलीफ है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। वो कहते हैं कि एक सच्चा दोस्त वो है जो आपके अंदर की सच्चाई को समझता है और आपके फ्लॉज के बावजूद आपको एक्सेप्ट करता है। फ्रेंडशिप एक ऐसा बॉन्ड का प्रतीक है जो हर तरह के सोशल और मटेरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के परे है। रिलेशनशिप्स गिब्रान के नजरिए में एक सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस है। ये इंसान को अपने अंदर की डेप्थ को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। गिब्रान सिर्फ एक राइटर ही नहीं, एक टैलेंटेड पेंटर और इलस्ट्रेटर भी थे। उनका आर्टिस्टिक सफर उनकी राइटिंग्स के साथ पैरेलल चला। उन्होंने अपने आर्ट के जरिए अपनी स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी को एक्सप्रेस किया। गिब्रान की पेंटिंग और इलस्ट्रेशन का सफर उनके चाइल्डहुड के दिनों से शुरू होता है। बॉस्टन में सेटलमेंट के बाद उन्होंने अपने आर्टिस्टिक टैलेंट को एक्सप्लोर किया। फ्री आर्ट स्कूल के क्लासेस और मेंटर फ्रेड हॉलैंडे के गाइडेंस ने उनके क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स को और शार्प बनाया। उन्होंने सिंबलिज्म और मिस्टिसिज्म के माध्यम से अपने इमोशंस और थॉट्स को कैनवस पर उतारा। गिब्रान का बिलीफ था कि आर्ट सिर्फ देखने के लिए नहीं होता। आर्ट एक मीडियम है जो इंसान को स्पिरिचुअलिटी और इनर अवेकनिंग तक ले जा सकता है। उन्होंने आर्ट को एक डिवाइन एक्सप्रेशन के रूप में देखा। आर्ट और पोएट्री के बीच का कनेक्शन गिब्रान के काम का एक यूनिक एस्पेक्ट है। उनका बिलीफ था कि पोएट्री और पेंटिंग एक ही प्रोसेस के दो अलग मीडियम्स हैं। उनकी पेंटिंग्स में जो आइडियाज और थीम्स दिखते हैं वो उनकी पोएट्री और प्रोज में भी क्लियरली रिफ्लेक्ट होते हैं। खलील गिब्रान का लिटरेचर और फिलॉसफी पर काफ़ी गहरा असर रहा। उनका काम 20th सेंचुरी के राइटर्स, पोएट्स और थिंकर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बना। उनकी यूनिक ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमनिज्म ने अलग अलग डिसिप्लिन्स के लोगों को इम्पैक्ट किया। गिब्रान के पोएटिक स्टाइल और फिलोसॉफिकल थीम्स ने लिटरेचर के वर्ल्ड में एक नई दिशा दी। उनकी किताब द प्रॉफिट ने सेल्फ हेल्प और स्पिरिचुअल लिटरेचर के लिए एक ब्लूप्रिंट सेट किया। राइटर्स जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर और रेनर मैरिया रिल्के पर गिब्रान का डायरेक्ट असर देखा गया। दोनों राइटर्स के काम में स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन और पोएटिक स्टाइल का ब्लेंड मिलता है जो गिब्रान के काम में से सिमिलर है। फिलोसफर्स जैसे कि कार्ल युंग ने भी गिब्रान के सिंबॉलिक और मेटाफिजिकल आइडियाज की तारीफ की। गिब्रान के काम ईस्ट और वेस्ट के लिटररी ट्रेडिशंस के बीच एक ब्रिज बन गए। उनकी राइटिंग्स ने ईस्टर्न मिस्टिसिज्म और वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म का सिंथेसिस दिखाई दिया। ये सिंथेसिस रीडर्स के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सेसिबल बनाता है। गिब्रान का काम एक ऐसे समय में आया जब अरब वर्ल्ड ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। उनकी राइटिंग स्टाइल और थीम्स अरब नेशनलिज्म के आइडिया से कनेक्ट करती हैं। उन्होंने फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी की बातें की जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज के लिए एक होप बना। उनकी किताब द वॉइस ऑफ द मास्टर और उनके अरबिक एसेज ने अरब वर्ल्ड के लोगों को इंस्पायर किया। गिब्रान के लेबनान के लिए प्यार उनकी राइटिंग्स में हर जगह दिखाई देता है। उन्होंने लेबनान के नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल रिचनेस को सेलिब्रेट किया
जो लेबनीज आइडेंटिटी के लिए एक सोर्स ऑफ प्राइड बना। खलील गिब्रान का जीवन और काम एक यूनिवर्सल मैसेज देता है। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी, फ्रीडम और लव के कॉन्सेप्ट्स को अपने राइटिंग्स और आर्ट्स के जरिए समझाया। इस एपिसोड के माध्यम से हमने गिब्रान के जीवन के मुख्य एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर किए। उनकी अर्ली लाइफ स्ट्रगल्स ने उनकी सेंसिटिविटी और क्रिएटिविटी को शेप किया। लेबनान और बॉस्टन का कल्चर इन्फ्लुएंस उनके काम में दिखाई देता है। हमने गिब्रान के मेजर वर्क्स जैसे द प्रॉफिट, द मैडमैन और ब्रोकन विंग्स का एक छोटा एनालिसिस भी किया। इन वर्क्स ने लिटरेचर और फिलॉसफी के बीच एक ब्रिज बनाया। उनकी राइटिंग्स में लव, फ्रीडम और ह्यूमैनिटी जैसे यूनिवर्सल थीम्स दिखाई देते हैं। उनकी फिलॉसफी ह्यूमैनिज्म और स्पिरिचुअलिटी के बीच एक बैलेंस बनाती है। उन्होंने रिलीजन को एक इंक्लूसिव और यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव से देखा। उनका बिलीव था कि फ्रीडम सिर्फ एक्सटर्नल नहीं बल्कि एक इनर जर्नी है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।